Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about India's G20 presidency for the year 2023. ये आर्टिकल आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, उनके तरफ से आया है बेसिकली। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ यहाँ मिलेंगे विच कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। देखते हैं, हेडिंग तो आप देख ही रहे हैं, द डॉन ऑफ न्यू मल्टीलैटरलिज्म। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मल्टीलैटरलिज्म पहले समझ लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट कि इस आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। देखिए, मल्टीलैटरलिज्म का सरल सा मतलब होता है कि ग्लोबल ऑर्डर पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका कलेक्टिव तरीके से सॉल्यूशन ढूंढा जाए विथ कोऑपरेशन फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। जो भी समस्याएं हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की हों, टेररिज्म की हों, साइबर सिक्योरिटी की हों, इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल करके कोऑपरेशन के थ्रू एंड थ्रू पीसफुल नेगोशिएशन इन समस्याओं के सॉल्यूशंस ढूंढे जाए while respecting each other's sovereignty as well as national interest। इस अप्रोच को कहा जाता है मल्टीलैटरल अप्रोच या मल्टीलैटरलिज्म। अगर मौजूदा टाइम में देखा जाए तो मल्टीलैटरलिज्म इज ऑन डिक्लाइन। कई सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। देखिए, पैंडेमिक के टाइम में भी देयर वाज अ सेंस ऑफ इनर इनसिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड कंट्रीज। तो पैंडेमिक के टाइम में देयर वाज seen a phenomena जिसको नाम दिया जाता है वैक्सीन नेशनलिज्म, where each and every country was trying to have vaccine for itself and its own citizens। जो खुद डेवलप कर रहे थे वो खुद के पास रखना चाह रहे थे, जिनके पास मॉनेटरी रिसोर्स अच्छा था, they were trying to buy it for themselves but not allowing poor countries to have access to vaccine। इसको कहा जाता है वैक्सीन नेशनलिज्म, विच इज बेसिकली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। Nationalism means when it becomes very extreme, it is a kind of selfish approach, and that makes extreme nationalism against the idea of multilateralism. So, vaccine nationalism was seen during the pandemic. Though India was different at that time, also, India followed the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. We tried to supply vaccine to poorer countries of the world at the same time while taking care of the need of our own citizens। दुनिया भर में वैक्सीन नेशनलिज्म के प्रॉब्लम्स देखे गए। WTO, which is another platform for multilateralism, it is becoming dysfunctional। We have already seen a news related to it कि how appellate body of WTO has not been working for last 4 years because of lack of quorum। Similarly, conflict is being preferred over cooperation। Best example is Russia-Ukraine war going on for last 1.5 year। दुनिया के जो मेजर कंट्रीज हैं, दे आर रिजॉर्टिंग टू देयर वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट इवन इन द केस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मौजूदा इजराइल अटैक, बॉम्बिंग ऑन गाजा। वहां पे भी दुनिया के सारे देश देख रहे हैं कि कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं रादर देन कलेक्टिवली ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो मुद्दा यह है कि इन करेंट टाइम्स मल्टीलैटरलिज्म इज ऑन डिक्लाइन। वही लिखा है इस आर्टिकल में भी। लेकिन ये आर्टिकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के 1 साल पूरे हो गए और इसके साथ ही इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी खत्म हो गई। इंडिया ने G20 की जो प्रेसिडेंसी को मैनेज किया पूरे 1 साल में, उसमें हमारा पूरा पूरा ध्यान था वर्ल्ड लेवल पे मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना, स्पेशली इन द टाइम व्हेन मल्टीलैटरलिज्म इज डिक्लाइनिंग। You can see recovery from COVID-19 pandemic, looming climate threat, financial instability. Similar challenge, so many challenges are faced by world countries in current times, and that is why multilateralism is declining। Every country is just focusing on their own national interest। ऐसे हालत में इंडिया took the presidency of G20 and India emphasized on multilateralism। तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि इंडिया की जो G20 की लीडरशिप थी दैट फोकस्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल होगा इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन
टू G20। अफ्रीका के 55 देश जो अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा हैं, अब वो भी G20 में पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू द कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड इन अफ्रीका, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। उसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ही इंडिया ने स्टार्ट किया एक नया समिट जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसकी एक सेशन हमने फरवरी महीने में ही करा दिया था, दूसरा भी हाल फिलहाल में हुआ है। दोनों को हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है। उसके अलावा आप देखिए, जो पूरी G20 की मीटिंग्स हुई हैं वो किसी एक जगह पे बस नहीं हुई। ऐसा नहीं कि दिल्ली में बुलाया सबको और वहाँ पे बस सारी मीटिंग कर ली। वो डेलीगेट्स को बुलाया गया, इंडिया के अलग अलग जगहों पे मीटिंग हुई है, जन भागीदारी देखी गई है G20 के लीडरशिप के दौरान। जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। सो G20 वाज ए काइंड ऑफ कलेक्टिव initiative and where each and every individual of the country participated. तो दैट इज वाई G20 को जिस तरीके से कंडक्ट किया गया है, जो उसके डिसीजंस हुए अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इट ऑल एम्फेसाइजेस इंडियाज इंक्लूसिव अप्रोच। चाहे इंटरनल लेवल पे इंक्लूसिवनेस की बात की जाए या ग्लोबल लेवल पे इंक्लूसिवनेस की बात की जाए। दूसरा, G20 कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन डेवलप किया गया इन द फील्ड ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लुक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में सवाल जरूर आएंगे। मुझे लगता है कल या शायद से परसों हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रश्न किया है, पूरा टॉपिक देखा था। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड देन फंड ट्रांसफर, यूपीआई एंड डेपा एंड ऑल, राइट, डेटा ट्रांसफर। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमारे देश के अंदर भी भारत सरकार ने जो ट्रायोका चाहिए होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल फंड ट्रांसफर एंड डिजिटल डेटा ट्रांसफर, वो क्रिएट किया। ग्लोबल लेवल पे भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया ने प्रपोज किया टू डेवलप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर repository in order to develop a digital infrastructure worldwide. So that is an important initiative that was taken in the current G20 leadership of India. So that could be another example of an approach towards promoting multilateralism. Cooperation around climate change. तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट वाज ब्रॉट as a result of New Delhi Declaration during G20 presidency of India. Green Development Pact amongst the G20 countries basically aimed at striking balance between food production in order to combat hunger and environment safeguards in order to avoid climate change. तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस लाया जाए, इसके लिए G20 के कंट्रीज ने आपस में पैक्ट साइन किया है जिसको नाम दिया गया ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। G20 प्लेटफॉर्म पे G20 के कंट्रीज ने मिल करके डिक्लेरेशन दिया है कि कंट्रीज विल बी एमिंग टू ट्रिपल द प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। G20 प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल फ्यूल अलायंस भी लाया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन को भी पुश किया गया है। मिशन लाइफ जो भारत सरकार की इनिशिएटिव है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया था, जिसके अंतर्गत एम है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने वाले जो लाइफस्टाइल हैं उसको लोगों के बीच में प्रमोट किया जाए। जो नेचुरल तरीके हैं, हमारे देश का ट्रेडिशन का हिस्सा है, एसी का कम इस्तेमाल करना, नेचुरल कूलिंग तरीके रखना, अब जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका कम इस्तेमाल करना, वॉक वगैरह करना फॉर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़। तो ये सब मिशन लाइफ का हिस्सा है जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया ताकि हमारे डे टू डे लाइफ ऐसे बदलाव आए डे टू डे लाइफ में ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो सके। तो मिशन लाइफ को G20 प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया गया है। क्लाइमेट फाइनेंस एक मेजर कंसर्न है जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव सम फंड एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग एंड LDC कंट्रीज। उसको लेकर के भी एक स्टेटमेंट पास किया गया है जहां पे एक अंदाजा रखा गया है G20 प्लेटफॉर्म कि the developing countries need about $5.9 trillion in order to fulfill their nationally determined contribution promised at Paris climate deal. तो ये अचीव करने के लिए डेवलप कंट्रीज विल हैव टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जेंडर इक्वालिटी के लिए फैसला लिया गया है कि देयर विल बी ए डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय नेक्स्ट G20 समिट।
अल्टीमेटली G20 जो समिट था इट कंक्लूडेड विथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इसमें टोटल 87 आउटकम्स एंड 118 अडॉप्टेड डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए या अग्री किए गए बाय वर्ल्ड कंट्रीज। इट इज one of the highest in almost all the G20 summits that have been conducted so far. तो इंडिया proved कि इंडिया इज एक्चुअली ग्लोबल लीडर। इंडिया ने जो फाइनली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रखा दैट वाज एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड कंट्रीज विथ कंसेंसस। तो मैंने एक क्वेश्चन बना करके दिया है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। इंडिया थ्रू G20 लीडरशिप gave new impetus to multilateralism with South South cooperation at its core। साउथ साउथ कोऑपरेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोऑपरेशन अमंग्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज, कोऑपरेशन अमंग्स्ट ग्लोबल साउथ। तो इंडिया ने G20 लीडरशिप के दौरान मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया और उस मल्टीलैटरलिज्म में भी मेनली कोऑपरेशन अमंग्स्ट द डेवलपिंग कंट्रीज वाज एट द कोर। इसको आपको प्रूव करना है, मैंने हिंट्स दे रखा है, पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज द बोर्ड वर्क विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है इट रिवॉल्व्ड अराउंड सेवरल आइडियाज लाइक दिस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट PM श्री scheme in Assam। This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment, and second GS paper 5 Assam issues। PM श्री योजना है क्या? ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें देश भर के लगभग 14,500 स्कूल्स, गवर्नमेंट रन स्कूल्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हों, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, यूनियन टेरिटरी या लोकल बॉडीज के गवर्नमेंट रन एंड मैनेज्ड स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा अंडर PM श्री योजना। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो PM श्री योजना के अंतर्गत जो स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा उसमें मेन ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों की जो लर्निंग हो वो एक्सपीरियंशियल बेस्ड हो, मतलब उनको एक्सपीरियंस दे करके सिखाया जाए रादर देन जस्ट फोर्सिंग देम टू मग अप एंड डू रोट लर्निंग। और उसके अलावा जो लर्निंग हो वो इंटरेस्टिंग भी हो, इंक्वायरी ड्रिवन हो। इसीलिए बच्चों की जो लर्निंग को इंजॉयबल बनाने के लिए प्ले बेस्ड या टॉय बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। So basically this PM Shri initiative can be seen as Government of India initiative in line with the goals kept under National Education Policy of 2020। National Education Policy 2020 में यही टारगेट रखा गया कि लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंजॉयबल बनाया जाए रादर देन कीपिंग इट जस्ट रोट लर्निंग। PM श्री स्कीम को अब आसाम में भी लॉन्च कर दिया असम सरकार ने, यही न्यूज़ है। ये बोर्ड वर्क है, याद रखिएगा PM श्री स्कीम का मेन गोल। This is the prelims practice question on this particular topic. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section। The next article is about India at Conference of Party number 28। This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हर साल होता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है ये डिटेल में मैंने आपको बताया इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18 नवंबर 2023। हाल फिलहाल में ही किया है, तो आपको आई होप याद ही होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अब स्टार्ट हो रही है दुबई में ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये 28 नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी और हमारे देश से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको अटेंड करेंगे। अब चूंकि भारत, हमारा देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस गैस इमिटर है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर वर्ल्ड वाइड आफ्टर चाइना एंड US। दुनिया भर के जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं उसका लगभग 30% चाइना से आ रहा है, 15% US से आ रहा है और 7% भारत से आ रहा है। तो इन तीनों ही देशों पे दबाव रहेगा, इंडिया पे भी दबाव रहेगा बाय वर्ल्ड कंट्रीज इन दिस COP28 कि हम अपने ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को कम करें। लेकिन इंडिया का क्या आर्ग्यूमेंट रहता है? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए जो भारत के ऊपर प्रेशर बनता है और ये सब डेटा भारत के सामने रखा जाता है कि ये देखिए आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन पिछले 50 सालों में किस तरीके से एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है, उस पर भारत का क्या आर्ग्यूमेंट होता है वो पढ़िए। यू मस्ट नो इट फॉर राइटिंग एन आंसर ऑन एनवायरमेंट टॉपिक एंड डिफेंडिंग इंडियाज पोजीशन। इसी इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि हमारा आप ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन मत देखिए,
प्लीज सी आवर ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा। भाई देश में 140 करोड़ लोग हैं। आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं विथ ए स्मॉल कंट्री लाइक ब्रिटेन एंड ऑल, जिसकी पॉपुलेशन 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ ऐसे है। सो प्लीज डोंट सी ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सी ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा विच इज वेरी लो। हमारा अभी भी बहुत कम है। सी ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट जीडीपी विच इज ऑल्सो वेरी लो. So this is what India's argument is against world countries pressurizing India that you are third largest greenhouse gas emitter. Second, world countries will again pressurize, ये 2 साल से हो रहा है, ग्लासगो में भी हुआ एंड ऑल, कि आप कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को बंद कीजिए। भारत के ऊपर ये फिर से दबाव पड़ेगा ही, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को अभी बंद नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री and that will hamper our industrial growth. So अगले 1.5 डिकेड तक, लेकिन मतलब लगभग 15 साल तक हम लोग कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को शट नहीं कर सकते, कंसीडरिंग आवर इकोनॉमिक चैलेंजेस. थर्डली, द ग्रेट पार्ट ऑफ इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ मीथेन. तो एग्रीकल्चर सेक्टर मेक्स अबाउट 15% ऑफ एनुअल इमिशन. तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के भी भारत के ऊपर दबाव बनेगा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाइए, लेकिन इंडिया अगेन विल कीप द सेम स्टैंड कि एग्रीकल्चर में अगर हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इट विल लीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फूड सिक्योरिटी गोल्स ऑफ इंडिया, जिसको हम अभी नहीं कर सकते. सो दीज आर सर्टेन इंडिया स्टैंड. उसमें ये कम से कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा वाला आर्ग्यूमेंट आप जरूर याद रखिए. FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है या डेटा है. देखिए, फूड वेस्टेज से भी तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, क्योंकि उस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमने प्रैक्टिस की होगी. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के दौरान मिथेन प्रोड्यूस होता है, विच इज ए ग्रीन हाउस गैस. FAO का कहना है कि फूड वेस्टेज वाज अ कंट्री, सपोज ए फूड वेस्टेज वाज अ कंट्री, देन ग्रीन हाउस गैस इमिशन के मामले में फूड वेस्टेज वुड बी इमिटिंग मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशन देन इंडिया. इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में? तो वहां पे आप लिख सकते हैं ये डेटा लिख करके कि एज पर FAO ग्लोबल फूड वेस्ट वाज इफ अ कंट्री इट वुड बी थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर आफ्टर US एंड चाइना. तो इफ द वर्ल्ड कंट्रीज आर एक्चुअली सीरियस about curbing greenhouse gas emissions and avoiding climate change, then world countries must come up with some concrete plan to minimize food wastage. This is the board work with respect to this particular topic. Remember this third ये वाला डेटा और ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट कंक्लूजन में काम आएगा. ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज, इस पे कभी कुछ आप कंक्लूड कर रहे हो तो वहां पे फूड वेस्टेज वाली बात लिख दीजिए, FAO का ये ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट UNLF ज्वाइंस पीस प्रोसेस. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, मणिपुर हैज बीन इन न्यूज दिस ईयर, इंटायरली दिस ईयर, राइट सिंस मे इट हैज बीन इन न्यूज. और कारण सरल है, मणिपुर के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट लोकल कम्युनिटीज. तो एक बार फिर से जरा देखिए, पहले भी हम देख चुके हैं. वैसे तो मणिपुर की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो विल फाइंड कि चारों तरफ से वहां पे हिली एरियाज हैं और बीच में फिर वैली है. वैली में जो लोग रहते हैं, जिस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दे आर नोन एज मीतीस. वैली इज डोमिनेटेड बाय मीतीस. जबकि नदर्न हिल साइड में रहते हैं नागास, और इस साइड में सदर्न हिल साइड में रहते हैं कुकीज. ये तीनों के तीनों कम्युनिटीज के मन में एक दूसरे को लेकर के एप्रीहेंशंस हैं. दे हैव सम इनसिक्योरिटी कि हमारे राइट्स, लैंड्स दूसरी कम्युनिटी ग्रैब कर लेगी इलीगल तरीके से. तो तीनों ही कम्युनिटीज के आपस के कुछ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है. नागा कम्युनिटी हैज बीन डिमांडिंग फॉर ग्रेटर नागालैंड और नागालिम राइट सिंस 1950s. इन्हीं के रिवॉल्यूशन को या इंसर्जेंसी को सप्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया था भारत के अंदर 1960s में. सिमिलरली कुकीज fight for their independent Kuki homeland. Apart from having internal conflict with other tribal groups,
These groups are having their insurgent groups as well, who have several demands. Naga demands for Greater Nagaland, Kuki demand for independent Kuki homeland. Meiteis similarly are having demand. For example, Meiteis oppose merger agreement between Manipuri king and Indian government that happened in 1949. इसको अपोज करने के लिए मीतीज ने एक इंसर्जेंट ग्रुप बनाया, यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है, यूएनएलएफ ने हाल फिलहाल में पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लिया है, मतलब भारत सरकार के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, विच इज ए गुड अचीवमेंट। मणिपुर से पहला मेजर इंसर्जेंट ग्रुप है जिसने पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया है। मणिपुर के अंदर जो रिसेंट कम्युनल टेंशंस आपको सुनने को मिले वो हुआ मेनली बिटवीन मीतीज एंड कुकीज, द मीतीज लिविंग इन द वैली एंड कुकीज। अगर बात की जाए डिफरेंसेस में, कल्चरल डिफरेंसेस में, तो मीतीज आर हिंदूज वाइल कुकीज एंड नागास आर मोस्टली क्रिश्चियन। वहां से भी डिफरेंसेस आते हैं। बाकी वैली में रहने वाले लोग हैं, ये हिल में रहने वाले हैं, तो कल्चरल डिफरेंसेस तो हैं ही। तो मीतीज का तो कन्फ्लिक्ट है ही नागाज से और कुकीज से। नागाज और कुकीज का भी आपस में कन्फ्लिक्ट है। This is the board with respect to this topic. The next topic is about Anandu Ram Borvo Award. This topic is important for our syllabus, GS paper 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आनंदू राम बोरवो अवार्ड हर साल दिया जाता है असम सरकार द्वारा टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ असम। वो स्टूडेंट जो 75% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं एचएस एग्जाम में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उसमें उनको कैश रिवार्ड दिया जाता है फॉर बाइंग बुक्स एंड लैपटॉप्स। आनंदू राम बोरवा जी की बात की जाए तो ही वॉज द फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ असम। ही वॉज बोथ द फर्स्ट ग्रेजुएट एंड मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स या बुक्स लिखे हैं, जैसे भावभूति, महावीर चरितम एंड जानकी राम भाष्य। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रैट होल माइनिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन मेघालय बिकॉज ऑफ इट्स थिन नेचर ऑफ कोल बेड। Country which is largest producer of sugar in the world is now India. Last year, ये data आया, India has now surpassed Brazil. That's all from our side for today. Thanks for watching.